क्राइम के किस्से में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है एक सीरियल किलर की, जो पहले खून करता है और खून करने के बाद उस लाश के टुकड़े करता है और टुकड़ों में से सिर हटाकर धड़ को वो तिहाड़ जेल के गेट नंबर कभी 1, कभी 2, कभी 3 के सामने एक पैकेट में रखकर आता है और जिसके बाद वो पुलिस को खुला चैलेंज देता है कि अगर आप लोगों में दम है तो पकड़ कर दिखाओ। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजधानी दिल्ली की। 20 अक्टूबर 2006 की बात है। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक लाश मिलती है जो एक पैकेट में बंद थी, प्लास्टिक की। पुलिस जब उस लाश को देखती है, उस पैकेट को खोलती है, तो पुलिस को जो लाश मिली थी उस लाश के ना पैर थे और ना सर था। पुलिस को उस लाश को पहचानना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। और उस लाश के साथ में अब की बार एक लेटर था, क्योंकि इससे पहले 4 लाशें और मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास में अभी तक उन लाशों के बारे में भी कोई सुराग नहीं लगा था, कोई सबूत हाथ नहीं था। इस लाश के साथ में जो लेटर मिला था, पुलिस ने उस लेटर को जब पढ़ा तो उसमें पुलिस के बारे में कुछ अपशब्द लिखे गए थे जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। उसमें लिखा गया था, मेरे प्रियजनों, दिल्ली पुलिस के जांबाज डीएचपी मतलब दिल्ली होम गार्ड से लेकर आईपीएस अधिकारी तक, तुम सभी को तुम्हारे दामाद की तरफ से खुला चैलेंज है। वाकई अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, वरना तुम सारे ऊपर से लेकर नीचे तक दिल्ली पुलिस स्टाफ के लोग नाजायज औलाद कहलाओगे। और आखिरी में एक लाइन लिखी थी जिसमें था, मैं 2003 में जेल से बाहर आ गया हूँ। पुलिस ने इतनी बातें सुनी, पुलिस का खून खोल रहा था, गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पुलिस के बारे में इतने ज्यादा अपशब्द कहे गए थे जिससे पूरी ही पुलिस फोर्स को बदनाम किया जा रहा था। इतनी बात देखने के बाद भी पुलिस के हाथ में कोई सुराग ही नहीं था। अगर बॉडी का सर होता तो शायद पुलिस कुछ जांच करती, कुछ पड़ताल करती, लेकिन ये 5वीं लाश थी और पुलिस के हाथ खाली थे। जिसके बाद 25 अप्रैल 2007 दोबारा से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर 6ठी लाश मिलती है और उस लाश को डालने के बाद कातिल इतना शातिर समझ रहा था खुद को, वो हरिनगर थाने के एसएचओ को हरिनगर के ही पीसीओ से फोन करता है और वहां से फोन करने के बाद पुलिस को कहता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर मैंने आज फिर से लाश रखी है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। पुलिस इस बात को सुनती है और इतना सुनने के बाद वो कातिल फोन काट देता है और पुलिस अब फिर से देखती है, बाहर निकलकर उस गेट के सामने एक प्लास्टिक का बैग था जिसमें एक लाश थी और उस लाश के भी ना सर था और ना पैर थे। पुलिस अब फिर यही असमंजस में थी कि इस लाश के बारे में कैसे पता चलाए, अगर इसका सर होता तो शायद कुछ बात बन सकती थी। जिसके बाद पुलिस को 18 मई 2007 जेल नंबर 3 के सामने ही फिर से 7वीं लाश मिलती है। जो वो 7वीं लाश मिलती है उसे पुलिस देखती है, वो भी उसी तरीके से थी जैसे कि पहले लाशें थी, लेकिन पुलिस थक चुकी थी और पुलिस को काफी ज्यादा बदनाम कर दिया जा चुका था। और अब की बार जो ये लाश मिली थी, इसके बाद तो ये बात मीडिया तक पहुंची, अखबारों के जरिए देश विदेश तक पहुंची, हर जगह ये बात फैली, तो कहीं ना कहीं पुलिस की हंसी बन रही थी। जिसके कारण पुलिस ने इस केस को काफी ज्यादा सीरियस तरीके से लिया और इस केस का जो खुलासा किया उसे शुरुआत से शुरू किया 1998 में, जब पहली लाश मिली थी। आदर्श नगर में 1998 में पहली लाश मिली थी और जिस समय वो लाश मिली थी, उस लाश के मिलने के बाद एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसे गिरफ्तार किया था, उस व्यक्ति को जेल तक भी भेजा गया था। उस व्यक्ति का नाम था चंद्रकांत झा। चंद्रकांत झा को उस मर्डर में जेल में पहुंचाया गया, उसके ऊपर धाराएं लगाई गई थी और 5 साल कम से कम उसे जेल में रखा गया। जब उसे जेल में रखा गया तो चंद्रकांत झा का जो वकील था, वो कोर्ट में जब पेशी हुई तो उस समय उसने एक बात रखी।
उसने जज साहब को कहा कि जब उस लाश के बारे में किसी को पता ही नहीं चला, उसका कुछ खुलासा नहीं हुआ है, कत्ल किसने किया है, वो व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है, जब कोई बात सामने ही नहीं आई, तो मेरे क्लाइंट को सजा क्यों दी गई है। कोर्ट इस बात से सहमत होता है और उस बात से सहमत होकर वो चंद्रकांत झा को रिहा कर देता है। जिसके बाद दूसरा जो लाश मिली थी वो 2003 में 5 साल बाद मिली थी, अलीपुर के एक कॉलेज के पास सिरकटी लाश। जिसके बाद भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी वो चंद्रकांत झा को पकड़ती है। फिर से उसे पकड़कर लाया जाता है और उसका वकील उसे फिर से छुड़वा लेता है। 5 महीने बाद फिर से 20 नवंबर 2003 में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर लाश रखी जाती है, जो प्लास्टिक के बैग में होती है और पुलिस को इस बात से अनजान थी, क्योंकि जो लाश रखी जाती थी वो लाश सुबह या रात को रखी जाती थी। फिर 2 नवंबर 2005 मंगोलपुरी में नाले में एक लाश मिलती है। ये चौथी लाश थी, लेकिन फिर से पुलिस के हाथ खाली थे। जब 5वीं लाश 20 अक्टूबर 2006 को मिलती है गेट नंबर 3 पर, और उसके साथ में एक लेटर था। पुलिस के पास अब सिर्फ एक सबूत था, जो था एक लेटर जिसकी हैंडराइटिंग वो मैच कर सकती थी, लेकिन किससे करती ये सोचने वाली बात थी। फिर छठी लाश 25 अप्रैल 2007 में मिली, जिसके बाद कातिल ने फोन किया चंद्रकांत झा ने, लेकिन वहां पर भी पुलिस अभी खाली हाथ थी, क्योंकि वो कॉल तो आया था लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं था। लेकिन जब 7वीं लाश मिलती है तो पुलिस के पास में 2 चीज थी। अब जब शुरुआत करी तो पहला नाम आया चंद्रकांत झा का। जिस समय पीछा करवाया चंद्रकांत झा का, उस समय ऐसा आया जब चंद्रकांत झा अपने घर पर नहीं था और पुलिस उसके घर में जाती है और वहां से एक खून से सना हुआ चाकू मिलता है पुलिस को, और एक सर मिलता है और उसके घर में काफी खून पड़ा हुआ मिलता है, जिसे वो अपने अंडर में लेती है और अपने पास लेकर आती है। जिसके बिना पर वो चंद्रकांत झा को थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में चंद्रकांत झा कुछ भी नहीं बताता। वो एक बात कहता है कि मैं बहुत गरीब इंसान हूं और मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस जहां से पीसीओ से फोन आया था, उस पीसीओ के इंसान को बुलाती है, वहां के मालिक को बुलाती है और चंद्रकांत झा की पहचान करवाती है। तो इंसान पहचान करता है कि हाँ साहब, यही वो इंसान था जिसने पीसीओ से उस दिन कॉल किया था। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस के बाद अब की बार 2 सबूत हो चुके थे, एक वो चाकू, सरकटी लाश, और तीसरा ये हरिनगर से जो पीसीओ के मालिक ने बताया। अब पुलिस चंद्रकांत झा को एक कोरा पेपर देती है और एक पेन देती है, कहती है कि जो हम कहेंगे वो तुम्हें लिखना है। जब जो पुलिस कहती है वो चंद्रकांत लिखता है और जिसके बाद उस पेपर को लेकर पुलिस फॉरेंसिक लैब में भेजती है, उस लेटर के साथ में जो 5वीं लाश के साथ आया था। जब वो लेटर फॉरेंसिक लैब में जाता है और उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो वो हैंडराइटिंग थी वो दोनों मैच हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस कोर्ट में सुनवाई के लिए इस केस को लेकर जाती है और जज के सामने ये सारी बातों को पेश करती है। लेकिन चंद्रकांत झा का वकील यहाँ पर भी एक बात घुमाता है और वो कहता है कि जो ये लेटर है, अगर ये सबूत के तौर पर रखा गया था तो ये सील पैक क्यों नहीं है, पुलिस ने इस लेटर को ऐसे ही क्यों डाला हुआ था। जज साहब इस बात से सहमत होते हैं। पुलिस को कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस की हार हो रही है, लेकिन पुलिस हारना नहीं चाहती थी, क्योंकि चंद्रकांत झा पुलिस को खुला चैलेंज देता था कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे पकड़ कर दिखा। पुलिस तुरंत ही बाकी सबूतों को, जो चाकू था और डीएनए टेस्ट मैच कराया था उस सर का और उस बॉडी का जो मैच हुआ था, वो सारे सबूत पुलिस जज के सामने रखती है, जिसके बिना पर चंद्रकांत झा को 3 केसों में, एक में उम्र कैद, 2 में फांसी की सजा सुनाई जाती है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात थी, एक अलग बात ये थी कि चंद्रकांत झा ने खून क्यों किए। जिसके बाद पुलिस ने चंद्रकांत झा से पूछा कि उसने ये खून क्यों किए हैं, तो उसने जो बात बताई वो सबके सर से ऊपर से निकलने वाली बात थी।
क्योंकि उसने बताया कि जब उसने पहला खून किया तो उसने एक व्यक्ति को खाना परोसा, अपने दोस्त को, चावल और मछली, और उस व्यक्ति ने वो खाना खाया और मछली के कांटे निकालकर प्लेट में रखे और वहां से वो चला गया। उसने देखा कि जब वो व्यक्ति जा रहा है तो उस समय चंद्रकांत झा को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस समय वो उसे जाने देता है और शाम के समय वो उसके घर जाता है और उसका खून करता है। खून करने के बाद वो उसकी लाश को काटता है, सिर उसका अपने पास रखता है और बाकी जो हिस्सा था उसे फेंक कर आ जाता है। दूसरी जब उसने खून किया, दूसरा खून में उसने एक व्यक्ति ने उसका बिन बताए स्कूटर लेकर चला गया और जब वो स्कूटर देने आया उसने बताया कि मैं आपका स्कूटर लेकर गया था। उस बात पर चंद्रकांत झा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिस बात से वो उसका खून करता है। तीसरा खून, मोहल्ले में एक लड़का एक लड़की को छेड़ता था, उसे लगता था कि ये व्यक्ति इस लड़की को छेड़ता है, उस बात को लेकर उसने बिना पूछे उस लड़के का खून कर दिया। एक छोटी छोटी बातें थी जिन्हें लेकर चंद्रकांत झा को गुस्सा आता था और गुस्से आने पर वो खून कर दिया करता था और उसके बाद उससे इन बातों में मजा आता था कि वो पुलिस को खुला चैलेंज दे कि आप लोग मुझे पकड़ कर दिखाओ। और ये बात सही थी, अगर पुलिस के सामने ये दो चीज ना होती, ना ही वो लेटर और ना ही वो पीसीओ से कॉल, तो शायद पुलिस इसे ना पकड़ पाती। क्योंकि चंद्रकांत झा ने पुलिस को ये कहा था कि मेरी वजह से ही तुमने मुझे पकड़ा है, मैं चाहता था कि अब मैं जेल में रहूं, इस वजह से आप लोग मुझे पकड़ पाए हो। और ये बात पुलिस ने भी कहीं ना कहीं मानी थी। मैं चंद्रकांत झा जेल में अपनी सजा काट रहा है। चंद्रकांत झा की 5 बेटियां हैं जो कभी कभार उससे मिलने आती है। चंद्रकांत झा ने पुलिस से कई बार अपनी बेल के लिए कहा है, कभी ये कहा है कि उसकी बेटी की शादी है और कभी किसी बात को लेकर, लेकिन सारी बातें जरूरी ना समझकर पुलिस ने अब तक उसे जेल में रखा है। लेकिन जो ये चंद्रकांत झा की जो स्टोरी दोबारा से खुलकर सामने आई है सबके, वो इसलिए क्योंकि चंद्रकांत झा के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई जा रही है जिसे लेकर चंद्रकांत झा अभी चर्चाओं में बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।